तो हमने जो है ग्राम सभा के टॉपिक को पढ़ा हुआ है, ठीक है। और हम अधिनियम के अंतर्गत जो है अध्याय 2 पढ़ रहे थे, जिसे कहा जाता है ग्राम सभा, ठीक है। तो ग्राम सभा के अंतर्गत हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है। तो ग्राम सभा के अंतर्गत जो है हमने पढ़ा है देखिएगा, पहले तो हमने परिभाषा देखा ग्राम सभा क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ग्राम सभा के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने ग्राम सभा के बाद जो है अध्याय 2 के अंतर्गत जो है ग्राम सभा के सारे बैठक समझे, ठीक है। आज हम बात करेंगे उन्हीं बैठकों के आगे संयुक्त बैठक की कंडीशंस क्या क्या होती है, ठीक है। यानी ग्राम सभा के ही कुछ टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा ग्राम सभा और पंचायतों का संगठन, ठीक है। ये 2 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज, ठीक है। देखिए, आपको लग रहा होगा टॉपिक छोटा है, बट ये टॉपिक छोटा नहीं है। आप पूरे अधिनियम को धीरे धीरे करके चीजों को समझ रहे हैं। और आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हम अध्याय को पढ़ते हैं तो अध्याय के साथ धाराओं को जोड़ते हैं। जैसे आप धारा को चेक करेंगे तो दिखेगा आपको कि उसके धारा में ये चीजें बातें आ जाएंगी इसके अंतर्गत, ठीक है। तो जब भी आप धाराओं को देखेंगे तो धाराएं इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे में पहले तो हम अपने टॉपिक पे चले, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, उसके अंतर्गत देखिएगा, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम लोगों ने जो भी टॉपिक कवर किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, देखिए ग्राम सभा के बारे में, ठीक है, 3 से 7 तक जानकारी मिल रही है। तो कल आपने जो पढ़ा उसमें से आपने मतदाता सूची के बारे में सुना, सम्मेलन के बारे में सुना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने अध्याय के अंतर्गत को लेकर उसी के टॉपिक को धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे सम्मेलन पढ़ा कल आपने, कौन कौन से बैठक होंगे, कब कब होंगे, तो उसके अंतर्गत के टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फिर जब आज हम पढ़ेंगे ग्राम सभा के कार्य, शक्तियां, वार्षिक सम्मेलन क्या क्या होता है, संयुक्त सम्मेलन कैसा होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बात अपने दिमाग में रखिएगा कि हम जब अध्याय पढ़ते हैं तो अध्याय को डील करने के लिए उनके विषय को पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी धाराओं को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहीं से हमको पंचायती राज व्यवस्था समझ में आता है पूरा, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा, हमने जो है गणपूर्ति के बारे में, ठीक है, और दायित्व के बारे में चीजों को पढ़ लिया था, ठीक है। अब इसी के आगे देखिएगा, ग्राम सभा के संबंध में उनकी अन्य बैठक कैसे होती है, ठीक है। तो पहले तो एक बात फिर से रिवाइज करते देखिएगा, उनके एक साल में कितनी बैठक हो सकती है, 6 बैठक हो सकती है। औसतन कितनी बैठक होगी, 3 महीने में एक बार, ठीक है, 3 महीने में एक बार बैठक होगी। इसके अलावा ये बताइएगा मुझे कि बैठक को कौन बुला सकता है, सरपंच बुलाएगा। दायित्व किसके पास रहेगा, सरपंच के पास, ठीक है। दायित्व जो होता है याद रखिएगा सरपंच और पंच दोनों के पास होता है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा सामान्य क्षेत्र में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, अनुसूचित क्षेत्र में बहुमत से चुने गए, ठीक है। याद रखिएगा बहुमत से चुने गए जो ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य हैं उन्हीं में से किसी एक को बना दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, इसी में अब कुछ पॉइंट्स पर देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कोरम के बारे में आपने पढ़ लिया था, कोरम क्या होता है, ठीक है। तो वह न्यूनतम संख्या जिसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ाई जाती है उसे कोरम कहते हैं, ठीक है। तो बैठक में कोरम हो गया, ठीक है। इसके बाद कोरम की पूर्ति ना होने पर क्या क्या घटना घटेगी इसके बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, बैठक का दायित्व पूरा ना होने पर 3 बार अगर बैठक के लिए कोरम की पूर्ति ना हो, ठीक है, तो याद रखिएगा सरपंच को, ठीक है, यहीं से हम टॉपिक को कवर करते हैं। देखिएगा, इस हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है, जिसमें है कोरम की पूर्ति ना होने पर, ठीक है। तो कोरम की पूर्ति ना होने पर याद रखिएगा कि जब भी कोरम की पूर्ति नहीं होगा तो उस समय याद रखिएगा कि कोरम की पूर्ति अगर नहीं हो रही है तो 3 बार लगातार ना होने पर, 3 बार लगातार ना होने पर कोरम की पूर्ति, तो क्या कंडीशन होगा, तो याद रखिएगा सरपंच को, ठीक है, चूंकि दायित्व तो किसके पास है, सरपंच के पास है, तो याद रखिएगा पहले एक नोटिस जारी किया जाएगा, ठीक है, किसको, सरपंच को, ठीक है। तो नोटिस जारी
सरपंच के लिए, ठीक है। तो नोटिस जारी किया जाएगा सरपंच के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा जैसे ही सरपंच के लिए नोटिस जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद 2 अवसर और दिया जाएगा, ठीक है। यानी इसके बाद जो है उसे 2 बैठक के लिए अवसर, ठीक है। तो उसे 2 बैठक के लिए फिर से अवसर दिया जाएगा। याद रखिएगा कि 2 बैठक और करा सकता है वो। अगर फिर भी कोरम की पूर्ति नहीं हो पाई तो याद रखिएगा अब उसे पद से हटाने की बात की जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा उसे 2 बैठक के लिए अवसर दिया गया, परंतु फिर भी कोरम की पूर्ति न होने पर, ठीक है। तो इसके बावजूद कोरम की पूर्ति नहीं हुई है तो क्या होगा, पदाधिकारी को पद से हटाने, ठीक है। तो पदाधिकारी को पद से हटाने की बात की जाएगी। कारण क्या होगा कि लगातार सरपंच अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध जो है पद से हटाने की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा तो पदाधिकारी को पद से हटाने की कार्यवाही प्रारंभ। अब पदाधिकारी को पद से हटाने की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है, याद रखिएगा। तो उसको सुनवाई का भी अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जब उसकी कार्यवाही प्रारंभ होती है तो वहीं पर एक सिद्धांत कार्य करता है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आपके मेंस में काम आता है ये। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या होता है, याद रखिएगा। तो पूछा जाता है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, याद रखिएगा, जब किसी पदाधिकारी के द्वारा अपने दायित्व की पूर्ति न करने पर, ठीक है, जब किसी पदाधिकारी के द्वारा अपने दायित्व की पूर्ति न करने पर उसे पद से हटाने का जो, ठीक है, प्रारंभिक कार्यवाही किया जाता है, उस कार्यवाही के लिए उसे कुछ समय का अवसर दिया जाता है सुनवाई के लिए। इसी को कहा जाता है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, ठीक है। फिर से दोहराता हूं, देखिएगा, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जब पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसी पदाधिकारी के दायित्व, ठीक है, की पूर्ति ना होने पर, ठीक है, दायित्व की पूर्ति ना होने पर उसके उसके पद से हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है और इसी बीच उसे सुनवाई का अवसर भी दिया जाता है। इसी को प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा पदाधिकारी को पद से कार्यवाही के लिए प्रारंभ कर दिया गया है, परंतु उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। और इसी को कहा जाता है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, ठीक है। तो ये याद रखिएगा प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। देखिएगा इसके बाद समझिएगा कि अब सुनवाई प्रारंभ होगा इसका, क्योंकि अब टाइम दिया गया सुनवाई के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे एक उचित जो है सुनवाई का अवसर दिया जाता है और इसे ही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद याद रखिएगा उसके सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो उसकी जो सुनवाई की कार्यवाही है अब इसके बाद प्रारंभ करेंगे सुनवाई की कार्यवाही, ठीक है। ठीक है, ये सुनवाई की कार्यवाही क्या होगा, ये सुनवाई की कार्यवाही होगा जहां पर सरपंच को, याद रखिएगा, सरपंच की बात सुनी जाएगी। उस पर जो कारण लगाया गया है कि किस कारण से जो है पहले तीन याद रखिएगा, देखिए क्या हुआ है कोरम की पूर्ति ना होने पर, ठीक है। तो पहला वाला जो हुआ था, याद रखिएगा, सबसे पहले अगर आपके दिमाग में ना कहानी नहीं बुन पा रहे हैं तो समझिए कि बैठक का पहला दिन था, पहला बैठक होने वाला था और बैठक में कोरम पूर्ति नहीं हो पाई, ठीक है। फिर उसके बाद सब वापस चले गए, बोले कि अगले डेट में हम करेंगे। दूसरा डेट आया, दूसरे डेट पे फिर से नहीं हो पाया, ठीक है। तीसरा डेट आया, तीसरे डेट पे भी नहीं हो पाया। 3 लगातार गढ़पूर्ति नहीं हो पाई है, याद रखिएगा। और जब 3 लगातार गढ़पूर्ति नहीं हो पाई तो अब पदाधिकारी को थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दायित्व तो उसी के पास है, सरपंच और पंचों के पास है, ठीक है। संबंधित पदाधिकारी, याद रखिएगा, कोरम की गढ़पूर्ति होने पर सरपंच का सीधा नाम नहीं आता है, संबंधित पदाधिकारी का नाम आता है, ठीक है। लेकिन संबंधित पदाधिकारी भी कौन है, सरपंच ही है। तो ऐसे में आप 2 बातें समझेंगे यहाँ पर। पहला कि पदाधिकारी का नाम आपको नहीं रखना है कि सरपंच है वो, ठीक है। दूसरा, जब जरूरत एकदम क्लियर दिखता है कि सरपंच ही है वो, क्योंकि पदाधिकारी में याद रखिए गढ़पूर्ति में आप कभी भी सबसे पहले सरपंच को ही देखते हैं, फिर उसके बाद पंच को देखते हैं,
ठीक है। तो पंच भी इसमें शामिल होते हैं, याद रखिएगा, इसलिए उसको बोलते हैं संबंधित पदाधिकारी। ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा 3 लगातार गढ़पूर्ति नहीं हो पाई है, कोरम नहीं बैठ पाया है। ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, नोटिस जारी कर देंगे कि क्या कारण है कि आपका गढ़पूर्ति नहीं हो पाया है और सम्मेलन नहीं हो पाया है। ठीक है। और उसके बाद फिर उसको 2 अवसर देंगे। उन 2 अवसर के बाद याद रखिएगा 3-2 याद रखिएगा। ठीक है। तो उसके बाद जब 2 अवसर और दिया गया लेकिन फिर भी वो असफल रहा, या फिर ऐसा होता होगा कि सरपंच, आपको बता दो कुछ सरपंच ऐसे है ना, सरपंच बन तो जाते हैं लेकिन उनको अपने दायित्व का पता नहीं होता। उनको पता होता है कि ठेका कहां पर है। ठीक है। मतलब दारू की भट्टी कहां पर है या फिर कहां से पैसा मिलेगा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पता है, दायित्व तो बहुत कम पता है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर बहुत ज्यादा साक्षर लोग नहीं है, वहां पर ऐसे व्यक्ति को सरपंच बना दिया जाता है जैसे तैसे, कि कोई 5वीं पास है या कुछ थोड़ा बहुत भी मिलनसार व्यक्ति दिख रहा है तो उसको सरपंच बना दिया गया। ठीक है। मैं बहुत ज्यादा देखिए शहरी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, एकदम ज्यादा बीहड़ ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जहां पर दूर दूर तक ना सड़क भी नहीं है। ठीक है। आप वहां जाएंगे तो 300 लोग रहेंगे उस गांव में, और गांव ना पूरा सूखा पड़ा रहेगा। ठीक है। सरपंच कहीं पर देखिएगा दीवार के किनारे लेटा पड़ा मिलेगा आपको। ठीक है। तो आप पहुंचेंगे, बोलेंगे सरपंच कौन है, तो वो ठीक से लहराते हुए बोलेगा मैं ही सरपंच हूं। ठीक है। तो फिर आपको समझ में आएगा ये सुबह से चढ़ा हुआ है। ठीक। तो ऐसे भी स्थिति में देखा है मैंने कि गांव जो है इसी स्थिति से बने हुए होते हैं। अब उस गांव वाले से आप उम्मीद कर पाएंगे कि उसका सम्मेलन पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाता है। ठीक है। लेकिन वहां कोई जागरूक व्यक्ति अगर हो उस ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो देखिएगा क्षेत्र जो है सरपंच के दबाव पर डालकर जो है वो काम करवा लेगा। ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जब आपको किसी अफसरशाही पद को दिया जाता है तो आपको इन सब चीजों का ध्यान देना होता है कि कोई निम्न क्षेत्र का क्षेत्र है। ठीक है। निम्न क्षेत्र में लोग हैं या फिर बीहड़ क्षेत्र में लोग रहते हैं, तो उनको कैसे मतलब आपको देखना है। ठीक है। उनका तरीका क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि 2 बैठक के बाद भी अगर कोरम और गढ़पूर्ति नहीं हो पाता है तो उसके लिए क्या करेंगे, कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। अब जब कार्यवाही प्रारंभ करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति से पूछेंगे भी कि क्यों ऐसा हुआ कि 5 बार जो है कोरम या गढ़पूर्ति नहीं हो पाई है। ठीक है। जब 5 बार नहीं हो पाता है तो याद रखिएगा उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी उसी दिन से। जैसे ही देखिए 5वां बैठक होगा ना, 5वां बैठक हुआ और इस दिन बैठक के दिन भी गढ़पूर्ति नहीं आई, 2 लोग आए और चले गए वापस। ठीक है। तो अब यहां पर से गुस्सा निकल के आएगा। ठीक है। कि जो काम कराना था पीएम आवास योजना का था या कोई फलाने योजना का था, उसके कारण क्या हुआ कि अब ये डिले चला गया। डिले चला गया तो वहां से जो पैसा या फंड आना था, क्योंकि देखिए बिना साइन, बिना सारा सिस्टम के, ग्राम सभा के, बिना किसी एक तरीके डिसीजन से ग्राम पंचायत भी उसका डिसीजन डायरेक्ट नहीं ले सकता, याद रखिएगा। ठीक है। क्योंकि ये कैग है और कैग की तरह काम करता है, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के लिए। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि यहां से जो है ग्राम सभा से एक नोटिस जारी हो जाएगा। ठीक है। किसके विरुद्ध, पदाधिकारियों के विरुद्ध। ठीक है। अब यहां से इसमें क्या होगा कि अब इसमें लिखा रहेगा कि पदाधिकारी को जो है अब पद से हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। ठीक है। और नोटिस भेज जाएगा सरपंच के घर पे या फिर जो संबंधित पदाधिकारी उसके घर पे, और उसको बोला जाएगा कि आप जो है स्पष्टीकरण दीजिए। स्पष्टीकरण। ठीक है। स्पष्टीकरण में क्या होगा कि आपको बताना पड़ेगा कि ये 5 बार ऐसा क्यों हुआ है, कि कोई आया क्यों नहीं सम्मेलन में। ठीक है। और अगर बात यहां पर क्लियर होती है कि इस सुनवाई की कार्यवाही में, याद रखिएगा, जब ये सुनवाई होना चालू होगा तो सुनवाई में उसे स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद भी वो दोषी पाया जाता है तो क्या करेंगे, संबंधित पदाधिकारी को हटा दिया जाएगा। ठीक है। संबंधित पदाधिकारी को हटा दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो ऐसे में याद रखिए सुनवाई की कार्यवाही में स्पष्टीकरण का अवसर और दोषी पाए जाने पर पदाधिकारी को की छुट्टी। ठीक है। अब देखिएगा ऐसा विषय जिन पर गढ़पूर्ति होना आवश्यक है, इनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा। ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई आपकी कहानी पूरी। ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद क्या होता है कि हम गढ़पूर्ति तो कर रहे हैं परंतु हमको विषय ही नहीं पता है ठीक से। तो हमको जानना होगा कि ऐसे 6 विषय हैं जिनका गढ़पूर्ति होना, जिस समय गढ़पूर्ति होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो देखिएगा 6 विषय कौन कौन से हैं इसके बारे में समझिएगा। ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा गढ़पूर्ति विषय। ठीक है। तो ऐसे विषय
जिसमें गणपूर्ति होना आवश्यक है। तो देखिएगा ऐसे कौन कौन से विषय हैं। सबसे पहले याद रखिएगा योजनाओं के अंतर्गत, ठीक है, ऐसे विषय जिनमें गणपूर्ति होना आवश्यक है, उसमें याद रखिएगा सबसे पहला होता है कि जब ये साल प्रारंभ होने वाला होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये साल प्रारंभ होने वाला है, तो मैंने बताया था कि कब कब बैठक होगा, जल्दी बताइए, डेट बताइए। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, ठीक है। और माह में 2 माह कौन कौन से, जून और नवंबर। बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिएगा सबसे पहला होता है वार्षिक कार्य योजना। वार्षिक कार्य योजना का मतलब है कि साल भर में हमें इस ग्राम सभा के अंतर्गत कौन कौन से कार्य का निपटारा करना है, ठीक है, वो सभी इस सम्मेलन में आपको गणपूर्ति होना आवश्यक है। याद रखिएगा जब विषय ये होगा, ठीक है। तो ऐसे 6 विषय का नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा है आपका वार्षिक बजट, ठीक है। ग्राम पंचायत के क्षेत्र में याद रखिएगा जब पूरा बजट तैयार होता है, ठीक है, तो उस बजट को ग्राम सभा में तैयार किया जाता है और उस वार्षिक बजट के अंतर्गत जो है आपको गणपूर्ति करना अनिवार्य है जब वार्षिक बजट का विषय होगा, ठीक है, वार्षिक बजट का विषय। इसके बाद देखिएगा अब जब वार्षिक बजट के बाद जो है लेखा संपरीक्षा, ठीक है, जब समय आएगा उस वार्षिक बजट के बाद लेखा जोखा तय करने का, याद रखिएगा इसका मतलब होता है कि जब आपने देखा होगा ऑडिटर आता है, ठीक है, तो ऐसे समय में याद रखिएगा जब कैग ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया कार्य को, ठीक है, अपने स्तर पर जांच करेगा कि कितना पैसा लगाया गया और कितना आउटपुट हुआ है, इनपुट कितना, आउटपुट कितना और कार्य में कितना समय लगा है, वो सभी चीजें जो है लेखा परीक्षा संपरीक्षा में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक तरीके से आप थोड़ा कॉमर्स अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, तो आपको पता होगा ऑडिटर के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। एक तरीके से क्या किया था इसमें, इसमें आपके द्वारा किया गया जो फंड आया आपके पास, उस फंड का आपने उपयोग किया या दुरुपयोग किया, इसकी जानकारी यहां से मिलती है। तो लेखा संपरीक्षा के बजट में, ठीक है, खासकर याद रखिएगा इस विषय में आपको गणपूर्ति करना अनिवार्य होगा, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा हितग्राहियों का चयन, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि हितग्राहियों के चयन के समय जो है यह महत्वपूर्ण कार्य योजना होता है कि इसमें यह तय करना होता है कि हितग्राही कौन कौन होंगे इस ग्रामीण क्षेत्र से, ठीक है। तो हितग्राहियों के चयन के समय भी आपको होना अनिवार्य है, गणपूर्ति का होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रशासनिक रिपोर्ट, और इसके बाद आता है कोई नया विषय, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा ये 6 वो विषय हैं जहां पर गणपूर्ति होना आवश्यक है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब देखिएगा ग्राम सभा की जो बैठक की कार्यवाही है वो कैसे होती है क्रियान्वित, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये 6 विषय याद रहेगा आपको। 6 विषय में पहला विषय क्या है, वार्षिक, ठीक है, हाँ, कार्य योजना। इसका मतलब है कि साल भर का कार्य योजना हम सेट करते हैं पहले से ही कि इस साल हमारा कौन कौन सा काम हो जाना चाहिए। ये दीवार खड़ा होना हो, सड़क बनना हो, नाली बनना हो, बाग बगीचे बनने हो, सड़क के बाद पुलिया का निर्माण हो जाए, ठीक है, बिजली की व्यवस्था, जल आपूर्ति, ये सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा जो है दूसरे नंबर पर आता है आपका वार्षिक बजट, मतलब इस बार के वार्षिक पूरी योजना में कितना पैसा खर्च करना है उतना पता होना चाहिए हमको कि इस बार जो है 10 लाख रुपए खर्च होगा, 30 लाख रुपए खर्च होगा, 50 लाख रुपए, तो पूरा बजट बना दिया जाएगा इसमें, इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आता है लेखा संपरीक्षक। तो लेखा संपरीक्षक वाला जो बैठक होगा उसमें याद रखिएगा ऑडिटर सिस्टम में ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया कार्य जो होगा उसी कार्य का लेखा जोखा देखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हितग्राहियों का चयन, जब कोई योजना जारी होता है याद रखिएगा तो हितग्राहियों का चयन किया जाता है कि मुख्य तौर पर कौन कौन हितग्राही ऐसे हैं जो मुख्य तौर पर इसके लिए आश्रित है या निर्भर है, ठीक है। और उसके बाद प्रशासनिक रिपोर्ट याद रखिएगा, जब भी आपका प्रशासनिक रिपोर्ट जारी होगा, इसको बोलते हैं सामान्य प्रशासन, ठीक है। तो सामान्य प्रशासन के अंतर्गत याद रखिएगा जब भी प्रशासनिक रिपोर्ट जारी करना होगा तो सभी को बुलाएंगे और प्रशासनिक रिपोर्ट तब जारी करेंगे, ठीक है। और अंततः होगा कोई नया विषय शामिल करना हो तब भी आपको गणपूर्ति करना पड़ेगा, ठीक है। वरना आपने पहले ही पढ़ा है कि अगर
गढ़पूर्ति पूरा नहीं होता है तो कोई भी नया विषय शामिल नहीं किया जाता है, ये आपने पहले भी सुना हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा बैठक की कार्यवाही में क्या क्या किया जाता है वो थोड़ा सा देखिएगा। जहां पर समझ में नहीं आएगा या जो शब्द है वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल पूछिएगा, क्योंकि शब्द अगर आपने यहाँ पर समझ लिया आगे जाकर आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। आप पूरी कहानी को लाइन वाइज बुनते चले जा रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई शब्द ऐसा है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, इवन आपने ग्राम पंचायत के अंदर गए हुए हो, मान लीजिए आप किसी ग्राम पंचायत से संबंधित है और वहां पर आपने कुछ ऐसा देखा जो कि इसके संबंध में कुछ उल्टा पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आप उससे भी क्वेश्चन समझ सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि वहां पर क्या होता है और किन किन क्षेत्रों में कैसे अलगाव देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ग्राम पंचायत ना ऐसा देखिएगा, आपको समझाता हूं। हमको शक्ति तो दे दिया गया है निम्न स्तर पर, ठीक है, कि ग्राम पंचायत या पंचायतों के स्तर पर 3 हमको अलग अलग शक्तियां प्राप्त है। जिला पंचायत को अलग शक्ति प्राप्त है, ठीक है, जनपद पंचायत को अलग शक्ति प्राप्त है और उसी बाद ग्राम पंचायत को अलग शक्ति प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में जो है जहां जहां पर ग्राम पंचायत होगा वहां पर इस प्रकार की शक्ति उनको प्राप्त है कि वो अपने स्तर पर शक्तियों का अलगाव कर सकते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि उस गांव में जो हो रहा है वो दूसरे गांव में भी ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ जो 73वां संविधान संशोधन में लिखा गया है उसको देखा जाएगा, मतलब वो जो है एक तरीके से देखा जाएगा। लेकिन अगर बात आएगी ऐसे कि कर अधिरोपित करने की शक्ति दी गई है ग्राम पंचायत को, तो ऐसे में याद रखिएगा वो कर अधिरोपित करना चाहे या नहीं करना चाहे वो उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो गांव के हिसाब से या ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से अलगाव कर लिया जाता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा अलग देखने को मिल सकता है आपको, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि पढ़ रहे सर ऐसा और वहां पर कुछ अलग ही हुआ था, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर ऐसा कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा ग्राम सभा की जो बैठक की कार्यवाही होती है, इसमें जब भी कार्यवाही होगा, ठीक है, तो आप देखेंगे, इसको लिखना नहीं है ना, इसको देखेंगे आप कि एक पेज लेकर आया जाएगा सचिव के द्वारा। ठीक है, इस पेज में ना विषय लिखा होगा, सरपंच का नाम, सचिव का नाम, हस्ताक्षर और पंचों का हस्ताक्षर, ऐसा लिखा रहेगा। फिर इधर लिखा रहेगा विषय। ठीक है, इस तरीके का पूरा पेज लाइन वाइज बना रहेगा और यहाँ पर पंचों के साइन होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये कार्यवाही का पेज होता है ऐसा। ठीक है, और ये जब जब ऐसा होगा कार्यवाही का पेज यहाँ पर लाया जाएगा और इस पेज को ना संभाल के रखा जाएगा कि कब कब कार्यवाही हुई, वरना इतना बैठक इतना इंपॉर्टेंट आपने समझ ही लिया है, सरपंच तक को भगा देंगे अगर ऐसा उसने गड़बड़ किया तो ऐसी स्थिति में ये पेज प्रॉपर संभाल संभाल के रखा जाता है कि इस महीने जो है कितनी कार्रवाई हुई है या फिर कौन सा बैठक हुआ है। ठीक है, और बैठक अगर मान लीजिए इन 6 विषय से है तो ये फिर सोने में सुहागा पेज है, याद रखिएगा। इसको मतलब फरमान जारी करना कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी बात लिखी गई है ये पूरे राज्य सरकार तक जाती है। ठीक है, कि इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत या इस ग्राम सभा के अंतर्गत ये घटनाएं हुई है और ये चला गया कहां तक, राज्य तक। ठीक है तो ऐसा एक फॉर्मेट होता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें भाषा क्या प्रयोग किया जाता है, मतलब कार्यवाही की बैठक है इस पेज में भरने के लिए, तो भाषा कैसा रखा जाएगा, क्या इंग्लिश में किया जाएगा, क्या स्थानीय भाषा किया जाएगा, छत्तीसगढ़ी में किया जाएगा या सरगुजिया किया जाएगा या रायगढ़ी किया जाएगा, कौन सी भाषा प्रयोग किया जाता है, तो सामान्य तौर पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है सामान्य तौर पर, याद रखिएगा। ठीक है, कार्यवाही या बैठक में सबसे पहला जो कार्यवाही होता है उसमें याद रखिएगा इसमें हिंदी भाषा लिखी जाती है, हिंदी भाषा में कार्यवाही होती है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा जब कार्यवाही होता चला जाएगा, ठीक है, ये बैठक की कार्यवाही याद रखिएगा, जब कार्यवाही हो रहा होगा तो इस समय क्या होता है, एक रजिस्टर मिलेगा जो कि मैंने पेज बताया आपको। ठीक है, तो रजिस्टर में अंकन किया जाएगा, कार्यवाही को रजिस्टर में अंकन किया जाता है। अब ये रजिस्टर अंकन कौन करता है, तो याद रखिएगा उस ग्राम पंचायत का सचिव करेगा। ठीक है, याद रखिएगा सरपंच जो होता है ना वो लेखा जोखा वाला काम नहीं करता, उसके लिए रखा गया है सचिव। ठीक है, तो सचिव के पास सारे रिकॉर्ड जो होते हैं वो सचिव के पास सामान्य तौर पर होते हैं, सभी रिकॉर्ड सचिव के पास होंगे। ठीक है, तो वो जब भी काम करेगा याद रखिएगा सरपंच से सलाह मशवरा करेगा और उसके बाद लिख देगा किसमें, रजिस्टर में। ठीक है, तो सामान्य तौर पर याद रखिएगा ग्राम पंचायत का सचिव जो है यहाँ पर कार्यवाही को आगे बढ़ाता है और कार्यवाही में क्या करेगा, वो रजिस्टर में अंकन करेगा और हस्ताक्षर कराएगा किससे, सरपंच का। ठीक है,
तो इस तरीके से कार्यवाही, एक बात याद रखिएगा, यहां पर अध्यक्ष जो है ना सामान्य तौर पर सरपंच होगा, ठीक है, सामान्य क्षेत्र है और इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो हस्ताक्षर करता है सरपंच, याद रखिएगा। ठीक है, बैठक में अब देखिएगा जो निर्णय लिया गया है उसको दो तरीके से माना जाता है। ठीक है, पहला है ग्राम सभा में कोई बात आ गई, ये 6 विषय में से कोई भी आ गया। अब 6 विषय में आ गया, मान लीजिए कि मंटोरा राम को, ठीक है, हितग्राही में चुना जा रहा है। ठीक है, तो बोलेंगे कौन कौन चाहता है कि इसको जो है पीएम आवास योजना के तहत जो है घर देना चाहिए हितग्राही के तौर पर, ठीक है, देना चाहिए। तो अब इसके लिए भी याद रखिएगा निर्णय के दो तरीके होते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक होता है, अब याद रखिएगा बैठक में निर्णय, बैठक में निर्णय, तो निर्णय याद रखिएगा दो प्रकार के होंगे। ठीक है, पहला निर्णय होगा सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से, और दूसरा होगा बहुमत द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा दो प्रकार से होता है, याद रखिएगा सर्वसम्मति और बहुमत। ठीक है, तो मतदान के द्वारा बहुमत कराना और दूसरा सर्वसम्मति, याद रखिएगा दोनों का तरीका एक टाइप का है, लेकिन मतदान देने में तरीका याद रखिएगा लिखकर मतदान देना और दूसरा होगा हाथ खड़ा करके सर्वसम्मति पेश करना। ठीक है, तो ये दो तरीके से जो है। ठीक है, अब देखिए सर्वसम्मति को थोड़ा सीख लीजिए क्या होता है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा निर्णय या बैठक लेने के लिए बाद निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो सर्वसम्मति से होती है। याद रखिएगा सामान्यतः ऐसा किया जाता है कि सर्वसम्मति से क्या कर दिया जाएगा, निर्णय ले लिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले कि सर्वसम्मति से जब निर्णय लिया जाता है तो सामान्य तौर पर सबसे ज्यादा निर्णय लेने की क्षमता किसमें होती है, सर्वसम्मति से होती है। ठीक है, मतलब बैठक में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाएगा, सर्वसम्मति का प्रयोग किया जाएगा, बजाय कि बहुमत द्वारा या मतदान कराकर निर्णय लिया जाए। ठीक है, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया में याद रखिएगा ये क्या हो जाता है, बड़ा प्रक्रिया हो जाता है थोड़ा, और इसमें कार्यभार भी ज्यादा करना पड़ता है। ऐसे में आपसे ये बोल दो कि हाथ खड़ा करके अपनी सम्मति दे दीजिए तो ये ज्यादा आसान होगा। ठीक है, उसी प्रकार बैठक में सर्वसम्मति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बैठक में सर्वसम्मति का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, याद रखिएगा ये सामान्य तौर पर सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, और दूसरा वही अगर हम लोग मतदान की बात करेंगे तो मतदान जो होता है ये बहुत रेयर है और कम किया जाता है इसको। ठीक है, ये याद रहेगा। चलिए इसके बाद देखिएगा इसमें सर्वसम्मति का निर्णय कैसे होता है। ठीक है, तो देखिएगा सर्वसम्मत या सम्मति का निर्णय ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। सर्वसम्मति ये जो निर्णय होता है याद रखिएगा बिना विरोध के होता है, बिना विरोध। जब सदस्यों द्वारा, ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा बिना विरोध के, ठीक है, बिना विरोध के अपनी सहमति जताई जाती है तो ये प्रक्रिया कहलाती है सर्वसम्मति सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा बिना विरोध के। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने विरोध कर दिया तो फिर ये सर्वसम्मति खत्म हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि सर्वसम्मति क्या प्रोसेस होगा कि जब ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा बिना विरोध के किसी भी निर्णय को पारित करा दिया जाए या सम्मति पेश कर दिया जाए तो वो कहलाता है सर्वसम्मति। इसी को इसका मतलब है सर्व मतलब सभी के द्वारा सम्मति पेश कर देना। ठीक है, या बता देना। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा अगर विरोध कर दिया किसी ने तो बात खत्म हो जाएगी, सर्वसम्मति खत्म हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिए सर्वसम्मति का मतलब है सभी के द्वारा सम्मति जताना। ठीक है, ठीक है, और वही अगर हम लोग मतदान की बात करेंगे तो याद रखिएगा जब जैसे ही किसी ने क्या बोल दिया कि मैं सहमत नहीं हूं, उसके साथ 5 लोग और बोल देते हैं मैं सहमत नहीं हूं, तो ऑप्शन मिलता है फिर कहां पर, मतदान कराने का। ठीक है, तो याद रखिएगा जब सर्वसम्मति से पारित नहीं होगा तो फिर मतदान में आ जाएंगे और तब वोट कराया जाएगा कि किसको ज्यादा वोट मिल रहा है। अधिकांश लोग किसमें जाने वाले चाहते हैं, पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव मतलब सकारात्मक रूप से अपना मत देते हैं, तो फिर देखा जाएगा कि किसका मत ज्यादा है। देने वालों में से संख्या हाँ और ना में रहेगा कि कौन जो है चाहता है कि मंटोरा राम को जो है हितग्राही में चुना जाए। तो 10 वोट मान लीजिए मिलते हैं मंटोरा राम की तरफ और 5 वोट मिलते हैं या 9 वोट मिलते हैं नहीं की तरफ, तो फिर वोट को काउंट करके जो है दे दिया जाएगा, हितग्राही का चयन किया जाएगा फिर। ठीक है, तो ऐसा होता है आपका मतदान का प्रक्रिया, याद रखिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जब मतदान द्वारा बहुमत होता है, जब मतदान द्वारा बहुमत होता है, तो क्या सभी सदस्यों को मानना आवश्यक है? मतलब अगर हम मतदान के द्वारा बहुमत कर रहे हैं तो सभी सदस्य मानने आवश्यक है या नहीं है? सभी सदस्य यहां पर मानेंगे निर्णय को या नहीं मानेंगे? मानेंगे ना। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था आपके, ठीक है, कि बैठक में याद रखिएगा जब निर्णय लिया जाता है मतदान के द्वारा बहुमत में, तो इसके कारक क्या होते हैं? तो याद रखिए कारक होते हैं कि सभी सदस्यों का मानना आवश्यक है उसमें, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, दो आपने मतदान का प्रक्रिया देख लिया, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद आता है बैठक, आपने समझ लिया है पूरी तरीके से क्या क्या होता है इसमें। लास्ट एक बैठक की बात करेंगे, देखिएगा कि इसके बाद आता है आपका संयुक्त बैठक क्या होता है। संयुक्त बैठक, देखिएगा संयुक्त बैठक का सीधा सा मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक ग्राम, ठीक है, गांव एक बैठक संयुक्त करते हैं, ठीक है, तो दो या दो से अधिक का कॉन्सेप्ट है। तो याद रखिएगा ऐसी स्थिति में जब ग्राम पंचायत, ठीक है, जब ग्राम पंचायत जो है इसके अंतर्गत दो से अधिक गांव होते हों, ठीक है, मैंने कल बताया था आपको कि एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत दो या दो से अधिक गांव हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दो या दो से गांव अधिक गांव हो गए हैं तो ग्राम सभा ऐसी बैठेगी, दो गांव वाले आएंगे, ठीक है, ग्राम सभा ऐसे होगी, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? संयुक्त बैठक कहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा संयुक्त बैठक में बस एक बात याद रखिएगा, ठीक है, जब दो या दो से अधिक गांव ग्राम सभा के बैठक में शामिल होते हैं तो उसे संयुक्त बैठक कहते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक गांव जो है शामिल होते हैं किसी भी ग्राम सभा की बैठक में तो उसे हम संयुक्त बैठक कहते हैं। और जनरली ये क्यों होता है तो याद रखिएगा, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है सीमा संबंधी विवाद, और दूसरा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण का मतलब है उस गांव का लड़का उस गांव की लड़की, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन भी होते हैं जहां पर ग्राम सभा की बैठक कराना पड़ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सामाजिक कारणों से भी ऐसा होता है, ठीक है। तो सामाजिक कारण हो सकते हैं, याद रखिएगा पानी संबंधी विवाद हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा बहुत सारे विवादित कारण हो सकते हैं जिसके कारण याद रखिएगा संयुक्त बैठक करा दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ठीक है। तो इन सभी कारणों से जो है संयुक्त संयुक्त बैठक कराई जाती है, याद रखिएगा। और इन संयुक्त बैठक में याद रखिएगा, ठीक है, जो निर्णय होता है वो कैसा होगा? बहुमत द्वारा, ठीक है। निर्णय जो होता है वो बहुमत द्वारा होता है। यह तय किया जाता है कि जो निर्णय लिया जा रहा है, ठीक है, वह विषय के संबंध में अंतिम और निर्णायक होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत के समस्त जो ग्राम सभा जो होगा, ठीक है, यही सभी पूरा बैठक को बुलाएगा और पूरे बैठक को बुलाकर जो है बहुमत के द्वारा निर्णय अंतिम निर्णायक मत दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में जो है याद रखिएगा ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक गांव, ठीक है, गांव हो गया तो एक ग्राम पंचायत आ गया। कभी कभी क्या होता है ग्राम सभा भी दो आ जाते हैं, ठीक है, ग्राम सभा भी दो हो सकते हैं। याद रखिएगा कि जो ग्राम सभा है, ठीक है, ये क्या करेगा, मान लीजिए ये जो ग्राम सभा है ये ए नाम के ग्राम सभा के साथ जुड़ा हुआ है, कोई बी नाम का ग्राम सभा है, वो भी ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग ग्राम सभा भी बैठक कर सकते हैं, याद रखिएगा। और इसको भी संयुक्त बैठक कहा जाता है, ठीक है। तो गांव तो रहेंगे, वो तो है ही क्योंकि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आ गए, लेकिन मेनली क्या होता है ग्राम सभा होता है। तो ग्राम सभा भी इसमें क्या होंगे, शामिल हो जाएंगे। तो याद रखिएगा
कि एक से अधिक जो दो या दो से अधिक गांव हो गए या ग्राम सभा हो गया, इनकी बैठकों को जब शामिल किया जाए, ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा इसे संयुक्त बैठक कहते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो कारण हो सकता है आपका सीमा विवाद, सामाजिक कारण, जल संबंधी विवाद, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो दो ग्राम सभा याद रखिएगा। ठीक है, ग्राम सभा जो अलग अलग था उसको संयुक्त रूप से बैठक के लिए जगह दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिएगा, जब ऐसी स्थिति होगी ना तो प्राधिकारी बहुत महत्वपूर्ण होता है इस समय, याद रखिएगा। ठीक है, प्राधिकारी क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि ऐसे में बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। आपने देखा होगा दो गांव वाले जब लड़ते हैं या बड़े बड़े स्थिति में, दक्षिण भारत की कोई मूवी देख लीजिएगा जिसमें आपको दिखा हो कि सीमा विवाद चल रहा हो, नदी, मंदिर, मंदिर में घुसने नहीं देते दूसरे मंदिर में, एक मंदिर जो पहले बनाया गया था दूसरे ने बनाया था, दूसरे गांव में बना दिया, अब वो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते दूसरे गांव वाले को। ऐसे बहुत सारे स्टोरी लाइन मिलते हैं। ठीक है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा वार्षिक बैठक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट को देखेंगे। ठीक है, अंतिम बिंदु है, इसके बाद जो है आपका ग्राम सभा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर इतना अच्छे से आप ग्राम सभा पढ़ लेंगे, यकीन मानिए मुझे लगता है कि ग्राम सभा में लगे आपको कि आप भी गए हुए थे ग्राम सभा में। ठीक है, मतलब आप ग्राम सभा से घूम कर आ रहे हैं ऐसा लगेगा आपको। चलिए तो देखिएगा इसके बाद बात करेंगे वार्षिक बैठक की। ठीक है, देखिएगा वार्षिक बैठक क्या होता है। वार्षिक बैठक, ठीक है, देखिएगा वार्षिक बैठक, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि वार्षिक बैठक हमेशा ग्राम पंचायत के मुख्यालय में ही आयोजित की जाती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जो वार्षिक बैठक होगा वो हमेशा ग्राम पंचायत के आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ग्राम सभा के ग्राम पंचायत के मुख्यालय में आयोजित होगी आपकी वार्षिक बैठक। ठीक है, और कब होगी तो याद रखिएगा, मैंने बताया था कि वार्षिक बैठक जो है वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम 3 माह, याद रखिएगा। ठीक है, 3 माह के पूर्व आयोजित की जानी चाहिए। वित्तीय वर्ष क्या होता है आपको सभी को जानकारी है? बताइए, डेट बताइए, वित्तीय वर्ष का डेट क्या होता है? हाँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो अगर आपका 1 अप्रैल स्टार्ट होने वाला है उससे 3 माह पहले ही आपका वार्षिक बैठक हो जानी चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो कब होगा? याद रखिएगा, ग्राम सभा की वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले, प्रारंभ होने के कम से कम 3 माह पूर्व आयोजित। ठीक है, तो कम से कम 3 माह पहले आयोजित होना अनिवार्य है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले तो कार्यवाही में क्या क्या होता है, तो 4 प्रमुख बातें इसमें याद रखिएगा। इसकी कार्यवाही में, वार्षिक बैठक की जो कार्यवाही होगी उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वार्षिक बैठक की कार्यवाही में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसमें विषय, और विषय में याद रखिएगा पिछले वर्ष का जो प्रशासनिक रिपोर्ट रहा है उसे रखा जाएगा। पिछले वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट पर क्या करेंगे? चर्चा। ठीक है, तो पिछले वर्ष के प्रशासनिक रिपोर्ट पर पहला चर्चा होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा लेखाओं का वार्षिक विवरण दिया जाएगा। लेखाओं का वार्षिक विवरण दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या किया जाएगा? इसके बाद किया जाता है, याद रखिएगा कि पिछले वर्ष जो ऑडिट हुआ है, संपरीक्षा हुआ है, मैंने बताया था संपरीक्षा होता है हर वर्ष।
ठीक है। तो पिछले वर्ष जो ऑडिट होता है याद रखिएगा, उस पर रिपोर्ट पर प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर फिर चर्चा और वाद विवाद होगा। मान लीजिए सरपंच ने जो है कुछ रिपोर्ट छिपा दिया हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, हर बार सरपंच को दोष नहीं बता सकते, अच्छे सरपंच भी होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में जो है, जो पिछले वर्ष जो ऑडिट हुआ है, ठीक है, पिछले वर्ष संपरीक्षा, ठीक है, ऑडिट पर चर्चा, पिछले वर्ष के संपरीक्षा या ऑडिट पर चर्चा की जाती है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा आगामी वित्तीय वर्ष पर वित्तीय अनुमान, ठीक है, आगामी वित्तीय वर्ष पर आने वाले सालों में, याद रखिएगा, आने वाले सालों में यह तय करना कि कितना पैसा खर्च होगा विभिन्न कार्यों पर, ठीक है। और याद रखिएगा लास्ट अंतिम बिंदु, आगामी वर्षों के लिए वित्तीय एवं कार्य योजना पर चर्चा। ये सारे वार्षिक बैठक की कार्रवाई में होता है, याद रखिएगा, इतने सारे बिंदु इसमें शामिल होना अनिवार्य होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। कोई बिंदु ऐसा जो समझ में ना आया हो, जल्दी से बताइए मुझे देख के कि कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में ना आया हो इसमें। कौन सा? ये देखिए, वार्षिक बैठक की कार्यवाही जो होती है ना, जब वार्षिक बैठक का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, वार्षिक बैठक मतलब साल में एक बार वार्षिक बैठक होगा, ठीक है। जब ये कार्यवाही स्टार्ट होगी तो पिछले साल जो भी प्रशासनिक रिपोर्ट आया है पिछले साल का, उस पर चर्चा किया जाता है, ठीक है। यानी पिछले साल का जो प्रशासनिक रिपोर्ट होगा, जो पिछले साल आया हुआ है, ठीक है, प्रशासन के द्वारा जो रिपोर्ट आई है इस ग्राम पंचायत के लिए पूरे संदर्भ में, ठीक है, क्या क्या काम हुए, अच्छा काम हुआ। अब कभी सुने होंगे कि ग्राम पंचायत को जो है इसके लिए पुरस्कार मिला, इस क्षेत्र में अच्छा काम करने पर पुरस्कार मिला, ठीक है। तो उन सभी प्रशासनिक रिपोर्ट पर चर्चा होता है, ठीक है। उसके बाद उसको जो है बेहतर बनाने के लिए और भी ज्यादा कार्य योजना तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है लेखाओं पर वार्षिक विवरण, ठीक है। तो जो भी खर्चा हुआ है पूरी तरीके से उसका वार्षिक विवरण होगा कि साल भर में हम इतने स्टेशनरी में पैसा खर्च करते हैं, हमारा ये मैगजीन आता है, हम हमारा जो स्टेशनरी है उस क्षेत्र में इतना पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो जितने भी लेखाएं होती हैं, जितने भी मतलब वित्तीय क्षेत्र होते हैं, सभी पर चर्चा किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद पिछले वर्ष का जो ऑडिट हुआ है, ठीक है, पिछले वर्ष ऑडिट होने का मतलब ये होता है, मान लीजिए पिछले वर्ष जो है 30 लाख रुपए ग्राम पंचायत को मिला था, 30 लाख रुपए, ठीक है। अब ये 30 लाख रुपए में ये पता चलता है कि 32 लाख रुपए खर्च हुआ है, तो 2 लाख रुपए कहां से आया है, ठीक है। तो ये चीज की जानकारी मिलती है। अगर उधारी वाला है तो उधारी का पेमेंट करना होगा, ये बता रहेगा हमको। कभी कभी ऐसा भी होता है, याद रखिएगा, कि ग्राम पंचायत जो है ना कहीं कहीं पर बोरवेल बनवा लेता है, ठीक है, और कंपनी को पेमेंट नहीं किया रहता है। तो ये क्या रहता है, पॉजिटिव में दिखा रहता है कि सरपंच के समय जो है, और ऐसा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 1.5 से 2 लाख रुपए जो है हमारे फंड में पहले से रहेगा ऐसा, ठीक है। तो उसको भी पेमेंट करके अगला जो ग्राम पंचायत होगा वो सेटल करेगा उसको, क्योंकि 5 साल का ही होता है ग्राम पंचायत का एक टाइम कार्यकाल, ठीक है। ऐसे में कोई दूसरा सरपंच उसमें ना फंस जाए, इसलिए उस बात का तय रखता है कि वो चीजें जो है पहले से ही सेटअप कर दिया गया हो, ठीक है, बकाया नहीं चलता यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा पिछले वर्ष का जो संपरीक्षा है उस पर पूरा का पूरा ऑडिट पर चर्चा होगा, कितना पैसा आया था, कितना पैसा बिल में गया है, सभी चीजें पर, ठीक है। उसके बाद आगामी वित्तीय वर्ष पर वित्तीय अनुमान, तो याद रखिएगा जो आने वाला इस वर्ष होता है, क्योंकि आपको कब किया गया, अब देखिए आपको याद है कि आपने जो है 3 माह पहले, वित्तीय वर्ष के आने से पहले 3 माह पहले ही क्या करना है, आपको वार्षिक योजना तैयार कर लेना है। तो ऐसे में 3 माह पहले कर लिया गया, तो मतलब समझिए कि आपका जो टाइम था वो 1 अप्रैल था, इसे 3 माह पहले करेंगे तो कितने कब करेंगे इसको, तो जनवरी में आपका जो जनवरी वाला डेट रहेगा उसमें आपका हो जाएगा ये वार्षिक बजट का योजना पूरा तैयार, ठीक है। साल भर का खर्चा तय कर लेंगे अब यहीं पर। तो जब तय कर लेंगे तो अब क्या करेंगे, मांग अनुदान तैयार करेंगे, एक पेज होगा मांग अनुदान का, और ये जाएगा आपके सरकार के पास कि सरकार चाहती, मतलब यहाँ के लोग चाहते हैं कि आप जो है यहाँ पर सौर पैनल वाले पानी व्यवस्था कर दें, ठीक है, सड़क व्यवस्था कर दें। तो जितना भी उसका बजट होगा
उसको तैयार कर लेंगे कि इस क्षेत्र में 3 किलोमीटर का सीसी रोड बनाने का कार्य योजना तैयार किया गया है। ठीक है, 3 किलोमीटर का सीसी रोड बनाने का कार्य योजना तैयार किया गया है। अब ये प्रमाण पत्र कहां चला जाएगा? राज्य सरकार के पास। ठीक है, अब राज्य सरकार, अच्छा एक बात और, राज्य सरकार का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट मुख्यमंत्री पास नहीं जाता। ठीक है, उस क्षेत्र के विधायक के पास पहुंचेगा ये। ठीक है, या फिर संबंधित जो उसका जनपद होगा या जिला होगा उससे जाएगा। तो जनपद के पास पहुंचा, जनपद को ये बात एकदम सही लगता है कि इस क्षेत्र में होना चाहिए, तो वो क्या करेगा? इस अनुदान मांग को स्वीकृत कर देगा और उसके बाद इसके लिए फंड आ जाएगा और आप रोड बनाना चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये कहां हुआ है? यहां पर होता है आगामी वित्तीय वर्ष के वित्तीय अनुमान को तैयार कर लेना कि क्या क्या काम करना है, उसके लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए। ठीक है, उसके बाद अंतिम होता है आगामी वर्षों के लिए वित्तीय कार्य योजना तैयार करना। तो आने वाले समय में हमको पैसा कैसे जुटाना है, जैसे उनको पता रहता है कि हमारे क्षेत्र में मेला लगता है, उस मेले से इस बार, पिछले बार मिला था हमको 5 लाख रुपए, इस बार कोशिश करेंगे 6 लाख रुपए मिल जाए। ठीक है, और फिर ग्राम पंचायत का अपना कुछ एसेट्स होता है, जैसे ईटा बनाने की भट्टी हो गई। ठीक है, तो उससे भी कुछ ना कुछ पैसा निकलते रहता है। ठीक है, टैक्स वसूलने का जगह है इसके पास, नदी पर टैक्स लगा सकता है, नदी पर पुलिया बनाया होगा तो पुलिया में जाने के लिए आपने नोटिस किया होगा, कोई कोई पुलिया के बाहर ऐसे बैठ के नाका लगा लेते हैं, 200 रुपए दो तो जाओगे गाड़ी लेके उधर। ठीक है, तो उनका टोल टैक्स टाइप का एक सिस्टम हो जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। उसी प्रकार ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें टैक्स वसूलने की पावर होती है उनके पास। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा ये सभी इसी से तैयार होता है कि कितना पैसा हम कहां से ला सकते हैं, ये वाला कार्य योजना तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार से होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्या? हाँ, गढ़ पूर्ति नहीं होगा तो वार्षिक योजना कैसे चलेगा? वार्षिक बैठक में गढ़ पूर्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ फिर स्थगित हो जाएगा, ये आगे बढ़ेगा फिर। ठीक है, लेकिन इसमें सरपंच का गला दबा दिया जाता है, क्योंकि ये ऐसा योजना है जिस पर आप प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक, जिस दिन बोला गया है उसी दिन तय कर दिया जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि इसमें गढ़पूर्ति नहीं होगी तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखिएगा, विषय महत्वपूर्ण है इसमें। मतलब इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, आपकी ग्राम सभा का ये पूरा बिंदु ऐसा है ये। ठीक है, बाकी सभी काम छोटे छोटे होते हैं, याद रखिएगा। मतलब ये सबसे बड़े काम है और इसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, जैसे मवेशियों के लिए क्या बनवाना, चारागाह बनवाना। ठीक है, और आपको पता होगा कुछ मवेशियों को, जैसे कि आपके घर से छूट के निकल गया है, ठीक है, और वो कहीं रात में किसी और के घर में घुस जा रहा है, तो उसके लिए फाइन लगता है। ठीक है, आपने सुना होगा फाइन के बारे में, उसे क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसका। हाँ, हाँ कांजी हाउस में बोलते हैं। ठीक है, तो कांजी हाउस जो होता है, याद रखिए, ग्राम पंचायत के बाहर या कहीं पर भी जो है इस प्रकार से एक भवन बना दिया जाता है और गायों को, बैलों को बांध दिया जाता है वहां पर। ठीक है, और जब आप अपना गाय बैल लेने जाएंगे तो उसका एक जो कर्ज होगा आपके ऊपर, ठीक है, मतलब टैक्स लगाया जाएगा कि दूसरे घर में घुस गया था तो वो लेगा आपसे पैसा, तो वो वहां से वसूला जाएगा आपसे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं छोटे छोटे जो काम ग्राम पंचायत और ग्राम सभा मिलकर करती है ऐसा। ठीक है, दूसरे गांव वाले का भी बांध लेंगे लोग। ठीक है, याद रखिएगा, दूसरे गांव का, दूसरे ग्राम सभा का ये बांध लेंगे, क्योंकि होता ये है कि अगर मवेशी आपके खेत में घुसा, ठीक है, और बस ऐसे घूम के आ गया, तो भी आपके लिए पैसा पक गया वो। ठीक है, ऐसा चलता है। चलिए, तो यहां तक क्लियर है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा यहां से कुछ हम लास्ट 2 बिंदु पर बात करेंगे। ठीक है, पहला बिंदु रहेगा ग्राम सभा की शक्तियां और दायित्व। ठीक है, तो देखिएगा क्या क्या कार्य होते हैं ग्राम सभा के, कार्य और दायित्व। ठीक है, तो ग्राम सभा के कार्य और दायित्व देखिएगा, तो इसमें जो है आपको 3-4 बातें याद रख लेना है कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं और दायित्व क्या है। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा, जो इनके कार्य है वही दायित्व है इनके एक्चुअल में। ठीक है, मतलब जो कार्य होता है वही तो दायित्व होता है ना। तो ऐसे में याद रखिएगा, सबसे पहला है सामाजिक व आर्थिक विकास। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक विकास के संबंध में याद रखिएगा, प्रस्ताव करना या योजना प्रस्तावित करना। ठीक है, प्रस्ताव लाना। ठीक है, किसके किसी क्षेत्र में, सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में, कि ग्रामीण जो क्षेत्र है आपका वो कैसा रहे। तो सामाजिक, और जैसे सामाजिक में क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत बार सामाजिक क्रम में क्या क्या चीजें होती है। तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी गांव में शादी उदी होने वाला होता है, गांव में हर व्यक्ति अमीर है नहीं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि शादी का पूरा वहन कर सके अकेले वो, तो ऐसे में क्या किया जाता है, ऐसे में गांव जो है पूरी तरीके से एक पूरा मंडली तैयार करेगा। ठीक है, मतलब
उस समिति को बोलेंगे शादी मंडली या विवाह संपन्न मंडली। ठीक है, विवाह संपन्न मंडली। अब ऐसे में होगा क्या, इसमें 15-20 या 100 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करेंगे, चंदा वसूलते हैं पूरे गांव वाले से। ठीक है, और चंदा वसूल कर क्या क्या करेंगे, शादी के संबंधित जितने भी सामान होते हैं पहले खरीद लेंगे, बर्तन वर्तन सब कुछ। ये देने के लिए नहीं ना, लड़की को देने के लिए नहीं है ये। ठीक है, ये गांव में ही रहेगा, और जब जब जिसके यहाँ शादी होगा ये लेके पहुंच जाएंगे वहां पर। ठीक है, और उसके घर का शादी वादी पूरा निपटा देंगे। तो ऐसे प्रकार के सामाजिक कार्य विकास के लिए क्या किया जाता है, फंडिंग निकाली जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर पता चलता है कि आपके गांव में जो है क्रिकेट बहुत अच्छा लोग खेलते हैं, तो क्रिकेट के लिए फंडिंग निकाल सकते हैं ये लोग। ठीक है, फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, फुटबॉल के लिए कर सकते हैं। तो देखिएगा ये क्या करते हैं, सभी क्षेत्र में सामाजिक विकास के कार्य में जो है प्रस्ताव लाकर, याद रखिएगा, और इस प्रस्ताव से याद रखिएगा, अब जैसे मान लीजिए आपके गांव में विधायक घूमने आ गया कभी। ठीक है, तो विधायक जब भी आएगा ना तो एक चेक लेकर आएगा, देखिएगा। ठीक है, तो उस चेक में ना हमेशा रहेगा ऐसा कि उससे वसूल ले, ताकि वो जो है 1-8 लाख रुपए दे के ही जाए, आए तो दे के ही जाए, और इसीलिए उसको स्टेज में पहले खड़ा करते हैं। ठीक है, विधायक को लाएंगे और स्टेज में आज ये पूरा जो समारोह है, ठीक है, विधायक के लिए बना दिया जाएगा, ताकि विधायक जो है जाते जाते जो है कुछ क्या कर दे, कुछ पैसा दे दे। ठीक है, और पैसा देगा तो उसका फंड रिलीज होगा, और फंड रिलीज होगा तो उसका काम बनेगा। ठीक है, इसीलिए देखिए कभी भी कोई क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है या कुछ ऐसा प्रतियोगिता हो रहा है तो विधायक को बुलाएंगे, ठीक है, सम्मान के तौर पर, और उसके बाद जाते जाते जो है ना विधायक से बुलवा देंगे कि इस क्षेत्र के लिए कुछ विकास का कार्य बताते जाइए। ठीक है, और उसके बाद वो 2-3 शब्द बता देगा कि आने वाले समय में 1-2 दिन में मैं नाली बनवा दूंगा, ग्राउंड दे दूंगा, मैं अच्छा ग्राउंड बना के दे दूंगा। ठीक है, ये सब करवा के देगा। तो ये तरीका होता है कि सब ग्राम सभा के संबंध से, विधायक हो गए, विधायक के संबंध में आपके ऊंचे जो भी नेता होते हैं वो इस तरीके के कार्य भी करते हैं इनमें, और विधायकों को ये फंड मिला हुआ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक विकास के अंतर्गत याद रखिएगा। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक विकास का कार्य करना इनका। ठीक है, ये ग्राम सभा का कार्य होता है मुख्य तौर पर। इसके बाद याद रखिएगा इसका दूसरा कार्य होता है योजना के क्रियान्वयन से पूर्व अनुमोदन करना। ठीक है, योजना के क्रियान्वयन से पूर्व अनुमोदन करना। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना। सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल भी किया जाता है इनके द्वारा। इसके बाद याद रखिएगा सामाजिक अंकेक्षण करना। इसके अलावा याद रखिएगा सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, और वार्षिक बजट पर वार्षिक बजट तैयार कराना और सिफारिश कराना। ठीक है, तो वार्षिक बजट पर याद रखिएगा विचार करके उसका सिफारिश करना। ठीक है, और तैयार करके सिफारिश करना। ठीक है, तो वार्षिक बजट के लिए ये फोकस करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत याद रखिएगा लोगों को सक्रिय करना। ठीक है, तो सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को शामिल करना, ऐसा कह सकते हैं आप, या लोगों को सक्रिय करना कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो लोगों को सक्रिय किया जा सकता है सामुदायिक कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि अभी कोरोना का जब समय चल रहा था, आप कहीं घूमने उमने गए थे कोरोना के समय में? कहीं नहीं गए हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिएगा ये जो कोरोना का समय था ना, इस समय होता ये था कि आपको बैन, पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था कि आप कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मेन रोड में तो कभी निकल ही नहीं सकते थे, क्योंकि मेन रोड में तो पुलिस खड़ी होती थी, बहुत डंडे मारती थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है लोग क्या सोचते थे कि क्या करें, काम करते, गांव गांव से घुस के निकल जाते हैं। ठीक है, गांव में तो पुलिस घुस नहीं सकती, लगातार कितनी पुलिस है हमारे यहाँ, पुलिस उतनी तो है नहीं कि गांव में घुस जाए। ठीक है, तो गांव में काम करने वाला कौन व्यक्ति आएगा, तो ये लोग आ गए थे। ठीक है, गांव में ये लोग डंडा ले लेके खड़े हो गए थे कि हमारे गांव में कोई नहीं घुसेगा। ठीक है, क्या कर दिया,
2 ड्रम सामने गांव के बाहर रोड में खड़ा कर दिया और बैर के कांटे लगा दिए और बबुल के कांटे से ऐसे बैक कर दिया, ठीक है। अब इमरजेंसी भी हो ना तो आप नहीं घुस सकते इस पूरे गांव में, और गांव में नहीं घुस सकते, एक गांव दूसरे गांव को बंद कर दिया है कि तुम मेरे गांव में नहीं आएगा, मैं तेरे गांव में नहीं आऊंगा, ठीक है। अब ऐसे समझिए कि ये सिस्टम यहाँ से इसी कारण ये डेवलप हुआ था, ठीक है। तो इसका कारण ये समझिए कि सामुदायिक जो कल्याण कार्यक्रम है, इसी के अंतर्गत जो है ये लोग मिलकर आपसी सहमति के साथ जो है लोगों को बचाते भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ग्राम सभा का कार्य और दायित्व होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये था आपका ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। अंतिम बिंदु याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा एक लास्ट फैक्ट आपको बता दूं मैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत का क्या किसे कहा जाता है, ग्राम सभा को कहा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राम सभा राज्यपाल के पास जाएगा, हाँ, सिर्फ इतने इतने पास में समझिए कि ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत जो है याद रखिएगा ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है किसको, ग्राम सभा को, तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ग्राम पंचायत में कोई गड़बड़ हुआ ना तो ग्राम सभा वाले ना हालत खराब कर देंगे ग्राम पंचायत का, ठीक है, ये ऐसा है समझिए। हाँ बोलिए। नहीं ऐसा जरूरी नहीं, आपने पढ़ा ना कि उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच काम करेगा, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, जरूरी अनिवार्य नहीं है। पंचों के पार आ जाएगी, हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ अब ऐसा मान लीजिए कि अब उसके घर में किसी की डेथ हो गई है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, ठीक है, पागल पागल घूम रहा है, तो ऐसे स्थिति में याद रखिएगा कि अब ऐसी स्थिति में उसके नीचे जो अंडर होंगे वो लोग काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि ऐसा अनिवार्य तौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन विशेष तौर पर देखा जाता है कि आपने चुनाव लड़ा है, आपने इतने लोगों का दायित्व लिया है तो आप काम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटी सी बात पे जो है कि आज नखून कट गया मेरा थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं आज नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे पैर में दर्द है, ठीक है, सर में दर्द है, नहीं आ पा रहा हूँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है, ये बातें नहीं। हाँ दिखता है, स्पष्टीकरण में दिखेगा आपको, चिंता मत करिए कि जब आप जो है बताएं कि मैं कितने बार कार्यवाही में नहीं उपस्थित हो पाया हूं तो आपको स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाएगा, और तब आपको बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। और ये बात ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मुझे समझ में आया कि मैं पढ़ने के बाद कि हाँ ये सही में लीगल कारण हो सकता है या प्रॉपर कारण है कि इस कारण वो नहीं आ पाया, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा गाय घूम गया तो मैं उसी को ढूंढ रहा था, नहीं आ पाया, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है आपका अनिवार्य होना और नहीं अनिवार्य होना दोनों क्लियर होता है इसमें, ठीक है। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं कह सकता है, क्योंकि देखिए अब आप जिस गांव के अंदर रहते हैं, आपका मतदाता सूची में नाम हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो आप पोस्ट ले लिए, बात समझिएगा, ठीक है। मतदाता सूची में नाम होने का मतलब प्रशासनिक सदस्य नहीं बन सकते आप, ठीक है। आप एक छोटी इकाई है जो अपने लिए काम कर रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। एक इसी तरीके से समझिएगा कि आपका एक पोस्ट आया, पोस्ट में आपने क्या किया, एडमिट कार्ड फॉर्म भर दिया, एडमिट कार्ड आ गया आपका, बकायदा सब कुछ ठीक था, और एडमिट कार्ड से बोलेंगे आप लड़ने चले जाएंगे कि मेरे को नौकरी चाहिए, मेरा एडमिट कार्ड आ गया है, ठीक है, मतलब मैं एलिजिबल हो गया हूं तो मुझे नौकरी चाहिए, तो देखिएगा साफ साफ वहां पर लिखा रहता है कि एडमिट कार्ड आ जाने से आप नौकरी के लिए पात्र घोषित नहीं हो गए हैं, आयोग चाहे तो कभी भी आपको निकाल सकता है, ठीक है, या आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ठीक है। ये इसीलिए एकदम साफ साफ लिख दिया जाता है क्योंकि ये लीगल है कि आप जो है हाईकोर्ट जाकर ये ऐसा आयोग के ऊपर दबाव डाल सके कि मेरा एडमिट कार्ड आ गया तो मुझे नौकरी चाहिए, ठीक है। इसीलिए उसको साफ साफ 2 लाइन में दिया जाता है कि इस प्रकार से एडमिट कार्ड लेने पर भी, ठीक है, इवन आपके एग्जाम में बैठने पर भी आप जो है पात्र हैं ये तय नहीं किया जाएगा। ये कब तक, जब तक आपका इंटरव्यू सेक्शन में आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ना आ जाए, ठीक है, और आपको कॉल लेटर ना आ जाए, जब तक, तो कॉल लेटर तक ही आप जो है याद रखिएगा, और तब भी अगर वो परीक्षा अवधि में है तो भी 2 साल के बाद निकाल सकते हैं आपको,
ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जो है तलवार लटके होते हैं, याद रखिएगा, ऊपर सर पे, कि नौकरी पाने के लिए जो है ना लोग हर स्तर पर जाना चाहते हैं। एक बार नौकरी लग गई ना तो नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता जल्दी, याद रखिएगा। इसीलिए बहुत फूक फूक के चलते हैं वो भी। ठीक है, चलिए। तो सदस्य नहीं होते, याद रखिएगा, प्रशासनिक सदस्य नहीं कहे आएंगे वो। ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको सदस्य रहने का मतलब ये है, आपको एक वैल्यू दिया जा रहा है कि अपने स्थानीय क्षेत्रों के हिसाब से आप उस वैल्यू को समझे कि अपना उत्तराधिकारी क्या है, सॉरी दायित्व क्या है, या फिर हम उसको उस क्षेत्र को, अपने क्षेत्र को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पीएम आवास योजना आ गया और आप बोलते हैं कि मेरे को पैसा नहीं मिलता, मैं नहीं जाऊंगा, तो ठीक है मत जाओ, फिर पीएम आवास योजना भी छुट्टी। ठीक है, तो आपको अपने लिए जाना है तो जाना पड़ेगा ना। मतलब आपको अपना काम करना अपने क्षेत्र के लिए और अपना पूरा का पूरा विकास कार्य को देखना है, तो आपको सदस्य है आप वहां के, तो आपके सदस्य की वैल्यू सदस्य वाली है। ठीक है, तो वहां पर सदस्य की जो वैल्यू होगी वो मतदाता सूची में शामिल वाले व्यक्ति का जितना वैल्यू है उतनी वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि देखिए, पदाधिकारी अलग होते हैं, उनको पैसा क्यों मिलता है, क्योंकि वो आप ही के लिए जी रहे हैं, वो दूसरा काम नहीं कर सकते। आप सदस्य हैं, आप जाइए बैल चराइए, आप जाइए खेती कीजिए, आप चाहिए सरकारी नौकरी कीजिए, आप सदस्य तब भी रहेंगे। सरपंच जो है ना, सरपंच ही रह सकता है, उसके बाद वो कोई काम नहीं कर सकता, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब अपने पूरे टाइम पे कार्यकाल पर वो सरपंच का ही कार्य करेगा। दूसरा काम करते पकड़ा गया, सरकारी नौकरी में चला गया, ऐसा कोई भी काम हुआ तो सरपंच की छुट्टी। ठीक है, इसीलिए जो है सदस्य सदस्य होता है, पदाधिकारी पदाधिकारी होते हैं। ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत का ना एक दायित्व होता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का दायित्व, और इसका क्या दायित्व होता है यहां पर, कि ये जो है ग्राम सभा में, ग्राम सभा में, ठीक है, वह सभी मामले प्रस्तुत करेगा, सभी, वह सभी मामले प्रस्तुत करेगा जो जनपद और जिला या किसी विशेष प्राधिकारी के या कलेक्टर के सामने प्रस्तुत किया जाना होगा। ठीक है, तो ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायत जो है, ग्राम सभा में वो सभी मामले प्रस्तुत करेगा, याद रखिएगा, जिसे जनपद में, जिला में, कलेक्टर के पास या फिर किसी प्राधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाना होगा। तो उसको ग्राम सभा में भी दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत काम किया और उधर कलेक्टर से काम करा लिया और अपना किनारे कर ली सब कुछ। हाँ, ये बैठक में दिखाता है। ठीक है, तो बैठक होगा तो पता चलेगा कि हाँ, कि कलेक्टर ने ये फरमान जारी किया है इस क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि ये किसका दायित्व है, ग्राम पंचायत का दायित्व है, कि ग्राम सभा में इसको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस बैठक में जो है बजट योजना तैयार किया जाता है, साधारण बैठक, विशेष बैठक, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो बजट योजना जो है तैयार किया जाता है हमेशा साधारण बैठक से। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बात कि ग्राम सभा की साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बजट जो है पारित करा दिया जाता है। ये साधारण बैठक ही तो होता है। हाँ, ये जो साधारण बैठक होता है याद रखिएगा। तो वार्षिक बजट जो होता है, देखिए यहां पर समझिएगा कि वार्षिक बजट तैयार करना, उसकी सिफारिश करना। ठीक है, तो ये जो बजट होता है, जैसे कि ये देखिए, अगर यहां पर आप देखेंगे हमारा ये देखिए वार्षिक बजट। ठीक है, तो वार्षिक बजट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस समय कार्य गढ़पूर्ति होना अनिवार्य है वार्षिक बजट के लिए। और ये जब बजट कराया जाएगा, वार्षिक बजट को कराया जाएगा, तो साधारण बजट में भी या साधारण बैठक में भी ये कराया जा सकता है। ठीक है, ये साधारण बैठक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन जब आप यहां पर बात करते हैं, ये रहा आपका वार्षिक बैठक की कार्यवाही में, तो यहां पर देखिएगा पिछले वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट, लेखाओं का वार्षिक विवरण, पिछले वर्ष का संपरीक्षा, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान और आगामी वर्षों के लिए वित्तीय कार्य योजना। बजट देखा आपने कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा बजट कहां पर पारित हो रहा है, साधारण बैठक में, ये याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, आपने ग्राम सभा के बारे में
सारे बिंदु क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग पे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं इससे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कल पंचायतों की स्थापना। ठीक है, कल का टॉपिक रहेगा पंचायतों की स्थापना। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, ग्राम सभा से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है? आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, 7 दिन, 30 दिन, 3 बार बैठक, 5 बार बैठक, क्या क्या है पूरी कहानी। नंबर ही भूलेंगे, याद रखिएगा, और वहीं पर कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, तो नंबर ही है, बाकी थ्योरी तो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, बस नंबर को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि नंबर क्या क्या चीजों पे आता है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा याद करने को सीखिएगा। ठीक है, चलिए।